हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होमवर्क कोचिंग। देखिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिस्कस हो रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग पिछली क्लास तक सेडिमेंटेशन को डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली हमने सेडिमेंटेशन टैंक के क्राइटेरिया को डिस्कस किया था, इसके डिजाइन पैरामीटर्स को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग सेडिमेंटेशन के सबसे पहले तो न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे कि बेसिकली सेडिमेंटेशन टैंक का अगर डिजाइन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो किस तरीके से होगा, और इसी के साथ में इसकी एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है वो देखेंगे। और साथ में हम लोग हमारे सेडिमेंटेशन के नेक्स्ट मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, दैट मींस कोएगुलेशन एडेड विद सेडिमेंटेशन को, राइट। तो अभी देखिए, फिलहाल हम लोग अगर न्यूमेरिकल को फॉलो करते हैं तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल मेंशन है, डिजाइन अ प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक फॉर कैपेसिटी ऑफ 10,000 पर्सन्स। आपको एक प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन करना है फॉर कैपेसिटी ऑफ 10,000 पर्सन्स हैविंग एवरेज वाटर कंजम्पशन ऑफ 150 एलपीसीडी। जो एवरेज वाटर कंजम्पशन है ऑन एन एवरेज दैट इज 150 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। एलपीसीडी की फुल फॉर्म होती है लीटर्स पर कैपिटा पर डे। इसका मतलब एक दिन में एक पर्टिकुलर पर्सन, राइट, कितना पानी कंज्यूम करता है। 150 लीटर का पानी एक दिन में एक पर्टिकुलर पर्सन कंज्यूम करेगा। तो 10,000 पर्सन्स के अकॉर्डिंग आपको एक प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जेईई एग्जाम के अंदर काफी कॉमन है। जेईई एग्जाम के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन जनरली प्री लेवल पे भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लेवल पे, जिसमें सिर्फ एरिया पूछा जा सकता है, हाइट पूछी जा सकती है, आपको और डायमेंशंस दी होंगी। और अदरवाइज इसमें न्यूमेरिकल अप्रोच जो है ये जनरली मेंस एग्जामिनेशन में पड़ती है, राइट। अगर मैं थोड़ा सा अगर हायर लेवल पे जाता हूँ, जैसे गेट लेवल तक की बात करें, तो उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ सकता है। बट हम लोग अभी फिलहाल यहाँ पे जेईई के बारे में कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हम लोग उसी से रिलेटेड ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। अब देखो, इसके अंदर अगर बात की जाए प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में हम लोग अगर बात करते हैं तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले आपको डिजाइन डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ डिजाइन डिस्चार्ज। मैंने आपको लास्ट क्लास में इसके डिजाइन स्टेप्स भी बताए थे। जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है या किसी कारण से लास्ट क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो मैं आपको बोलूंगा कि पहले प्लेलिस्ट में जाके इससे पिछली क्लास को देखो ताकि अच्छे से समझ में आए ये वाली क्लास। तो अब डिजाइन डिस्चार्ज के लिए सबसे पहले चाहिए मुझे क्यू एवरेज डिस्चार्ज। इसने बोला ऑन एन एवरेज 150 लीटर का पानी कंज्यूम होता है, और जो टोटल कंजम्पशन है, बेसिकली टोटल जो पर्सन्स हैं हमारे पास में, दीज आर 10,000 पर्सन्स। तो इसके बेसिस पे ऑन एन एवरेज कितना आएगा, एक दिन में 150 लीटर का पानी एक पर्सन कंज्यूम करता है, तो 10,000 पर्सन्स कितना वाटर कंज्यूम करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड द वैल्यू विल बी 15 into 10⁵ लीटर्स पर डे, क्यू एवरेज। अब जो डिजाइन डिस्चार्ज होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, डिजाइन डिस्चार्ज हमेशा किसके इक्वल आएगा, मैक्सिमम के इक्वल, एंड दिस विल बी 1.8 टाइम्स क्यू एवरेज। तो 1.8 into 15 into 10⁵, वैल्यू कितनी बनी, 27 into 10⁵ लीटर्स पर डे। दिस इज मैक्सिमम डिस्चार्ज, या फिर आप इसी को डिजाइन डिस्चार्ज भी बोल सकते हो। मैक्सिमम बोल दो चाहे डिजाइन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। ये बन गया अपने पास में पहला स्टेप डिजाइन डिस्चार्ज का। अब इसके बाद में बढ़ते हैं आगे सेकंड स्टेप की तरफ। जो सेकंड स्टेप है हमारे पास में, देखो डिस्चार्ज आ गया है आपके पास में यहां से, ठीक। अब आपको सेकंड स्टेप में चाहिए प्लान एरिया, लेकिन प्लान एरिया को कंसीडर करने से पहले आपको कुछ एक वैल्यूज अज्यूम करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, एग्जाम में वैल्यूज दे देता है, बहुत अच्छी बात है दी है तो, और नहीं दे रखी तो आपको उन वैल्यूज को अज्यूम करना है। तो जो सेकंड स्टेप है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्लान एरिया। तो प्लान एरिया की कैलकुलेशन से पहले आपको अज्यूम करना पड़ेगा सबसे पहले एसओआर। तो अज्यूम सरफेस ओवरफ्लो रेट। पिछली क्लास में सरफेस ओवरफ्लो रेट, डिटेंशन पीरियड, इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ एक बताए थे कि आपको इसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज को अज्यूम करना है। मैंने बताया था सरफेस ओवरफ्लो रेट जो रहेगा वो 12,000 से 18,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे हम लोग अज्यूम कर सकते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन में। और अगर कोएगुलेशन वाला हुआ देन इट विल बी अराउंड 24,000 to 30,000 के बीच में, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको अज्यूम करना है एसओआर, क्योंकि प्लेन सेडिमेंटेशन बोला है तो हम प्लेन सेडिमेंटेशन के अकॉर्डिंग 12,000 to 18,000 के बीच में कोई भी एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। लेट अस सपोज हम लोग अज्यूम करते हैं यहाँ पे 15,000 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे। आप कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू, जो आप चाहें आप ये वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सरफेस ओवरफ्लो रेट आ गया,
डिटेंशन पीरियड भी यही एज्यूम कर लेते हैं, वैसे तो जरूरत आगे पड़ेगी, अभी पढ़ेगी नहीं। तो डिटेंशन पीरियड हमने कितना पढ़ा था सेडिमेंटेशन में, हम लोगों ने पढ़ा था सेडिमेंटेशन में हम लोग जनरली 4 से 6 घंटे के आसपास प्रोवाइड करते हैं। तो अब देखिए कितना करना है, लेट अस सपोज 4 आवर्स का डिटेंशन पीरियड हम लोग प्रोवाइड करके चलते हैं। तो ये आ गया, देखो एसओआर आ गया, डिटेंशन पीरियड आ गया। अब चाहिए मुझे प्लान एरिया। तो प्लान एरिया के लिए कैसे होता है, तो प्लान एरिया में सरफेस ओवरफ्लो रेट डिजाइन डिस्चार्ज अपॉन एसओआर। नाउ व्हाट इज डिजाइन डिस्चार्ज, 27 into 10 raised to power 5। सरफेस ओवरफ्लो रेट ये है 15,000 इंटू, इनफैक्ट 15,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। देखो लीटर पर डे से लीटर पर डे तो कैंसिल हो जाएगा, एरिया किसकी टर्म्स में आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो यहां से जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन वैल्यू आएगी लगभग 180 मीटर स्क्वायर। तो प्लान एरिया आ गया ये। प्रोवाइड L/B रेशो, L/B रेशो 4:1 से 6:1 के बीच में एज्यूम करनी है। प्रोवाइड L/B रेशो इक्वल टू लेट अस सपोज 5:1। तो इसका मतलब L/B कितना हो गया, 5/1। तो L इज इक्वल टू 5B। पुट करें यहाँ पे, मुझे पता है L/B जो है ये है 180 मीटर स्क्वायर के इक्वल। तो 5B स्क्वायर की वैल्यू आ गई 180, है ना। तो यहां से B स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B स्क्वायर के लिए क्या आएगा 180/5। तो आपको बस इसे सॉल्व करना आगे, 36 इट विल बी, ठीक। तो विड्थ आ गई 6 मीटर्स की। लेंथ की बात करते हैं, लेंथ है आपके पास 5 into B, तो 5 into 6 30 मीटर्स। तो हमारे पास में जो टैंक की डायमेंशंस बनी है, टैंक की डायमेंशंस विड्थ आ गई 6 मीटर की, लेंथ आ गई 30 मीटर्स। तो बेसिकली जो प्लान एरिया है 30 into 6 के बेसिस पे ये वैल्यू आ गई मेरे पास 180 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये तो सारा आ गया समझ में, आई थिंक ये तो समझ में आ ही गया होगा, आसान सा है। अब रह गया एक पार्ट, वो है हाइट कैलकुलेशंस। तो हाइट को हम कैसे कैलकुलेट करते थे, तो हाइट कैलकुलेशंस के लिए जो थर्ड स्टेप है हमारा, मैं यहां लिख रहा हूं, थर्ड इज हाइट कैलकुलेशन। और हाइट कैलकुलेशन के लिए हम लोग जनरली लिखते क्या है, हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम अपॉन एरिया। और वॉल्यूम के लिए मुझे डिस्चार्ज गिवन है, डिजाइन डिस्चार्ज। तो डिजाइन डिस्चार्ज को डिटेंशन पीरियड से मल्टीप्लाई करके एरिया से डिवाइड कर दे तो हाइट आ जाएगी। तो डिजाइन डिस्चार्ज, देखो डिजाइन डिस्चार्ज जो आपको गिवन है वो है 27, जो मतलब हमने कैलकुलेट किया वो कितना है 27 into 10 raised to power 5 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर डे। एरिया मीटर स्क्वायर में है तो इसको भी तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर क्यूब में जब कन्वर्ट करेंगे तो 10 raised to power -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में बनेगा 2700 इंटू डिटेंशन पीरियड। हमने डिटेंशन पीरियड माना है 4 आवर्स का, तो 4 आवर्स के अकॉर्डिंग 4/24, राइट। और अगर मैं प्लान एरिया की बात करता हूं L/B, तो L हो जाएगा आपके पास में 30 और B की वैल्यू है अपने पास में 6। इसको आपको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के बाद यहां से आपके पास में हाइट आ जाएगी, राइट। देखो इसको एक बार सॉल्व कर लेना आप लोग कैलकुलेटर की हेल्प से। ये बनेगा हमारे पास में 2700 इंटू 1/6, ऐसा कुछ बनेगा आपके पास में, राइट। 90, तो 90 के बेसिस पे 90/6 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास में लगभग बन जाएगा 230। 15/6 दैट मीन्स 7/3, हाँ सॉरी 5/2, 2.5 मीटर। तो मेरे पास हाइट यहां से आ गई 2.5 मीटर की। अब देखो हाइट आ गई 2.5, ये आंसर नहीं है क्योंकि एक एडिशनल हाइट स्लज एक्यूमुलेशन के लिए भी लेनी है। अब स्लज एक्यूमुलेशन के लिए कितनी हाइट लेनी है, 0.8 मीटर से 1.2 मीटर के बीच में। तो अज्यूम या फिर प्रोवाइड एडिशनल हाइट कितनी करनी है, 0.8 से 1.2 के बीच में कोई भी एक रैंडम वैल्यू, लेट अस सपोज 1 मीटर की प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। तो प्रोवाइड एडिशनल हाइट ऑफ 1 मीटर। तो ओवरऑल हाइट, टोटल हाइट ऑफ द टैंक 2.5 प्लस 1, 3.5 मीटर। तो मेरे पास में फाइनल आंसर क्या आया, टैंक डायमेंशन। तो टैंक डायमेंशन में 30 मीटर, 6 मीटर
एंड 3.5 मीटर। ये बना हमारे पास में फाइनल आंसर। ये बनेंगे टैंक डायमेंशन जिनको हम लोग बेसिकली कैलकुलेशंस में या फिर अपना मतलब जिसके थ्रू हमने अपने टैंक को डिजाइन किया है, राइट। इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन अगर मान लो अगर मैं मेंस की बात करता हूँ ना तो मेंस में आपको ये 15 मार्क्स के आसपास मिल जाएगा। एक क्वेश्चन अगर आया एग्जाम में तो आप थोड़ा सा देखिए, एग्जामिनेशन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं वो थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है, तो जिसके कारण से इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ी सी वेरिएशन के चांसेस है, बट स्टिल इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में कवर हो सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का ही। ये बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन ए सेटलिंग टैंक। अब सेटलिंग आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। डिजाइन ए सेटलिंग टैंक विद डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ 0.5 क्यूमेक्स। आपको एक सेटलिंग टैंक डिजाइन करना है जिसका डिजाइन डिस्चार्ज है 0.5 क्यूमेक्स। द SOR of the tank is 32.5 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। ये बोलता है जो टैंक आपको गिवन है ना, उस टैंक की सरफेस ओवरफ्लो रेट कितनी है, उसकी सरफेस ओवरफ्लो रेट दे रखी है 32.5 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, और साथ में बोलता है द डिटेंशन पीरियड एंड द डिटेंशन पीरियड is 120 minutes. Detention period is 120 minutes. Assume L is to B ratio 2:1 to 5:1। यहाँ पे आप लेंथ टू विड्थ रेशियो को 2:1 से 5:1 के बीच में अज्यूम करेंगे। आपको अब टैंक को डिजाइन करना, देखो बिल्कुल सेम है जैसे पहले किया है, बस डिफरेंस क्या है, पिछले वाले में ये सारी वैल्यूज हमने अज्यूम की थी, यहाँ पे इसने बोला है कि कुछ भी अज्यूम नहीं करना, इन्हीं के हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं इसको शुरुआत। देखिए सबसे पहले तो पहला स्टेप क्या था, डिजाइन डिस्चार्ज के कैलकुलेशंस। इसने दे दिया कि डिजाइन डिस्चार्ज है 0.5 क्यूमेक्स। तो जब भी आपको डिजाइन डिस्चार्ज मेंशन हो ना तो आपको 1.8 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। डिजाइन डिस्चार्ज का मतलब ही मैक्सिमम डिस्चार्ज है, तो इसका मतलब पहले स्टेप में QD तो मुझे गिवन है, QD इज 0.5 क्यूमेक्स, राइट। आगे क्या दिया है, आगे बोलता है SOR सरफेस ओवरफ्लो रेट 32.5 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले प्लान एरिया। तो प्लान एरिया का फॉर्मूला क्या था, डिजाइन डिस्चार्ज अपॉन SOR। प्लान एरिया का फॉर्मूला था डिजाइन डिस्चार्ज अपॉन SOR 0.5 एंड SOR इज 32.5। देखो ध्यान से, ये दोनों दे रखे मीटर क्यूब में, पिछले वाले में लीटर्स में था, डोंट गेट कंफ्यूज, ये यूनिट्स यहाँ पे मीटर क्यूब में है, एरिया मीटर स्क्वायर में नो डाउट आएगा, लेकिन यहाँ पे SOR में पर डे गिवन है, डिस्चार्ज पर सेकंड गिवन है, तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो इसको हमने चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया 24 आवर्स 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स, जो कि बेसिकली 86400 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास में प्लान एरिया कितना आएगा, यहाँ से प्लान एरिया आ जाएगा लगभग ये 1329 मीटर स्क्वायर। अब प्लान एरिया आ गया, आगे क्या करना है। अब ये बोलता है अज्यूम L is to B रेशियो बिटवीन 2:1 to 5:1। कोई भी इन दोनों में से जो 2:1 था 5:1 था, इनके बीच में कोई भी एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर लो, 2:1 3:1 4:1 3.5 4.5 कुछ भी इन दोनों के बीच में आपको अज्यूम करना है। लेट L is to B इज इक्वल टू 3:1 अभी लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्या बना, L इंटू बी इक्वल टू 1329, तो यहां से 3B स्क्वायर ऐसे बनेगा जैसे पिछले वाला था, तो L की वैल्यू आ जाएगी यहां से 3B, तो 3B स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1329। तो यहां से सॉल्व करके आपको B स्क्वायर के बेसिस पे B की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये वैल्यू आपके पास में बनेगी 443। तो यहां से आप B की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो लगभग ये आपके पास में
21 मीटर के आसपास आ जाएगा। इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, राउंड ऑफ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो 21 मीटर के आसपास विड्थ आ गई, तो विड्थ की हेल्प से हम लोग लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और लेंथ के बाद में बस आपको फिर क्या करना है, हाइट कैलकुलेट करनी है। हाइट के लिए डिटेंशन पीरियड दे रखा है 120 मिनट्स, 2 घंटे का। उसके बेसिस पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, आसानी से हो जाएगा आई थिंक क्वेश्चन। ठीक, मैं ये क्वेश्चन जान करके यहाँ पे यही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। बेसिकली इसको कैलकुलेट करके देखो कि क्या आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है, इनकेस नहीं भी कर पा रहे हो तो जो लाइव चैट चलेगी जब उसमें, तो आप वहीं पे कमेंट करेंगे उस चीज को, और मैं आपको वहीं पे साथ के साथ बता दूंगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है आपको। राइट, आगे बढ़े हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला भी, ये है एफिशिएंसी से रिलेटेड, कि बेसिकली आपको अगर टैंक की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने आए तो आप किस तरीके से इसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ये बोलता है द डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ अ टैंक इज, डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ द टैंक इज sedimentation tank is 0.5 cumex with plan dimensions of, with plan area of 1800 meter square, plan area of 1800 meter square. Right, calculate the efficiency of a tank if the terminal velocity of the particles, if the terminal velocity of the particles is, फर्स्ट केस है आपके पास में 1 mm per second as per स्टोक्स लॉ। फर्स्ट केस है हमारे पास में 1 mm per second as per स्टोक्स लॉ, और दूसरा केस है 0.1 mm per second as per स्टोक्स लॉ। देखो, आजकल इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में काफी आने लगे हैं। ये बोलता है कि आपको एक डिजाइन डिस्चार्ज दिया है एक सेडिमेंटेशन टैंक का, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.5 क्यूमेक्स, है ना, विद प्लान एरिया ऑफ 1800 मीटर स्क्वायर। इसका प्लान एरिया कितना गिवन है, 1800 मीटर स्क्वायर का। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द टैंक, टैंक की आपको एफिशिएंसी बतानी है अगर टर्मिनल वेलोसिटी जो है, अगर टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू है 1 mm पर सेकेंड एज पर स्टोक्स लॉ, और दूसरा केस बोलता है 0.1 mm पर सेकेंड एज पर स्टोक्स लॉ। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो एफिशिएंसी की बात की जाए तो एफिशिएंसी था क्या। एफिशिएंसी हमारे पास में होता था Vs अपॉन SOR इंटू 100। तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या चाहिए, Vs हमें गिवन है, सबसे पहले हमें चाहिए SOR, और हम उसी के बेसिस पे आगे एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और बेसिकली हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि एफिशिएंसी 100% होगी या 100% से कम होगी, और अगर 100% से कम है तो कितनी कम है, ये भी हम इसी के बेसिस पे ही फिर एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों वैल्यूज चाहिए। Vs मुझे गिवन है दोनों केसेस के लिए, अब टैंक सेम है तो SOR वैल्यू भी तो दोनों के लिए सेम रहेगी। तो पहले SOR से शुरुआत करते हैं, सरफेस ओवरफ्लो रेट। नाउ व्हाट इज सरफेस ओवरफ्लो रेट? Surface overflow rate is design discharge upon plan area. Design discharge upon plan area. Design discharge is 0.5 cumex. और जो प्लान एरिया है, ये प्लान एरिया की वैल्यू है आपके पास में 1800 मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग SOR कैलकुलेट करते हैं तो यहां से आपको वैल्यू बनेगी ये 0.00027 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, जो SOR मुझे, जो इनफैक्ट टर्मिनल वेलोसिटी या सेटलिंग वेलोसिटी मुझे दी है, ये सेटलिंग वेलोसिटी मुझे किसके टर्म्स में दी है, यूनिट्स क्या है, mm पर सेकेंड। कन्वर्ट कर दे इसी को mm में, तो अगर मैं इसको mm में कन्वर्ट करता हूं तो कितना बनेगा, 0.27 mm पर सेकेंड। तो Vs की वैल्यू आ गई आपके पास में 0.27 mm पर सेकेंड। ठीक है, नॉट Vs, सॉरी, दिस इज SOR।
Vs तो मुझे गिवन है यहाँ पे। अब फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में इसने बोला Vs की वैल्यू है 1 mm पर सेकेंड गिवन है ना, और SOR कितना है, SOR इज 0.27, देखो यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया 0.27 mm पर सेकेंड। अब कंडीशंस ये है, कंडीशन ये बोलता है कि जो टैंक की कंडीशन है उस टैंक की कंडीशन के बेसिस पे 0.27 mm पर सेकेंड, मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी 0.27 mm पर सेकेंड या उससे ज्यादा होगी वो तो सारे के सारे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, और जिनकी वेलोसिटी 0.27 mm पर सेकेंड से कम होगी वो कुछ हद तक, कुछ हाइट तक तो सेटल डाउन होंगे, लेकिन वो बिल्कुल बॉटम में नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो अब यहां से अगर हम फॉलो करते हैं, देखो Vs की वैल्यू मैंने आपको ये थ्योरी में भी बताया था, Vs की वैल्यू SOR से ज्यादा होगी तो एफिशिएंसी कितनी बनेगी, एफिशिएंसी विल बी 100%। ये बोलता है थ्योरेटिकल वेलोसिटी होनी कितनी चाहिए पार्टिकल्स की सेटलमेंट के लिए टैंक के हिसाब से 0.27। एक्चुअल में पार्टिकल कौन सी वेलोसिटी से सेटल डाउन कर रहे हैं, 1 mm पर सेकेंड, तो सारे के सारे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे जिनकी वेलोसिटी 1 mm पर सेकेंड होगी। तो जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी 1 mm पर सेकेंड होगी उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 100%। ध्यान रखिएगा जब भी एफिशिएंसी ऑफ द टैंक आता है तो एफिशिएंसी ऑफ द टैंक हमेशा पार्टिकल्स के टर्म्स में लिया जाता है, मतलब जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी SOR से ज्यादा होगी वो सारे सेटल डाउन हो जाएंगे, एफिशिएंसी 100%। जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी SOR से कम होगी वो कंप्लीट सेटल नहीं हो पाएंगे, तो जिसके बेसिस पे एफिशिएंसी कम बनेगी। सेकंड केस क्या बोलता है, सेकंड केस बोलता है Vs की वैल्यू कितनी है, 0.1 mm पर सेकेंड, दिस इज 0.1 mm पर सेकेंड, SOR is 0.27 mm पर सेकेंड। आप सॉल्व कर सकते हैं एफिशिएंसी के लिए। देखो अब Vs की वैल्यू कम है तो अब एफिशिएंसी 100% तो नहीं होगी, और 100% नहीं होगी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, Vs अपॉन SOR इंटू 100। तो Vs की वैल्यू 0.1, SOR 0.27 इंटू 100, तो लगभग 36% के आसपास आपको यहां से एफिशिएंसी मिलेगी। ये बनेगा बेटा आपके पास में फाइनल आंसर के लगभग 36% के आसपास यहाँ पे पार्टिकल्स आपके सेटल डाउन हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास एग्जामिनेशन में आ सकते हैं जिसमें आपको एफिशिएंसी कैलकुलेशन हो सकता है। एफिशिएंसी कैलकुलेशंस के अलावा आपसे पूछा जा सकता है टैंक की डायमेंशंस के बारे में, और टैंक की डायमेंशंस के अलावा बेसिकली आपको सीधा यही बोल सकता है कि एक टैंक को डिजाइन करो। तो डिजाइन का मतलब भी यही है कि आपको टैंक की डायमेंशन को कैलकुलेट करना होगा, लेंथ को, विड्थ को और हाइट को। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इज कोएगुलेशन aided with sedimentation। कोएगुलेशन एडेड विद सेडिमेंटेशन। अब देखो ये जो पूरा प्रोसेस है कोएगुलेशन वाला, ये प्रोसेस भी 3 स्टेप्स में होता है। पहला है कोएगुलेशन, फिर आता है फ्लोक्यूलेशन, और फ्लोक्यूलेशन के बाद में आता है सेडिमेंटेशन। 3 स्टेप्स में एग्जिस्ट करता है। अब देखो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग कोएगुलेशन से। कोएगुलेशन क्या बोलता है पहले समझो इसको, ठीक है, बाद में फिर 1 by 1 डेफिनेशंस को हम लोग लिख सकते हैं। ये बोलता है पार्टिकल्स का सेटलमेंट, पार्टिकल्स का सेटलमेंट जो रहेगा वो होगा, इनफैक्ट नॉट सेटलमेंट, हम लोग ये बोलेंगे कि देखिए कोएगुलेशन एडेड विद सेडिमेंटेशन क्या है, ऐसे पार्टिकल्स जो पानी के कंपैरिजन में हल्के थे, जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम थी, ये क्या करता है सारे के सारे पार्टिकल्स को हमें सेटल डाउन कराने के लिए हम लोग इसमें कुछ केमिकल ऐड करते हैं। वो केमिकल क्या करेगा, जितनी नेगेटिवली चार्ज इंप्योरिटीज थी उनको अपनी तरफ खींचेगा, और खींचने के बाद में हैवी कंपाउंड्स बनाएगा, फ्लॉक्स। ठीक, जैसे ही कंपाउंड्स हैवी होंगे कंबाइन करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो 1 से कम थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1 में, और इनडायरेक्टली पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे फ्लॉक्स बनने के बाद में। तो उस प्रोसेस को फ्लोक्यूलेशन, और सेटलमेंट जब हुआ तो सेडिमेंटेशन। देखो मैंने बोला आपको केमिकल में लाया जाएगा,
ठीक है, जो हल्के कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को बेसिकली न्यूट्रलाइज करेंगे और उसके बेसिस पे हैवी कंपाउंड्स बनेंगे। तो हल्के कंपाउंड्स हैवी में कन्वर्ट हुए, ठीक है, और उसके बाद में हैवियर कंपाउंड्स जो थे ये ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में सेटल डाउन होंगे। तो एडिशन ऑफ केमिकल कोएगुलेशन, एडिशन ऑफ केमिकल कोएगुलेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हैवियर कंपाउंड्स फ्लोक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो हमें पता ही है, अभी तक हमने पढ़ा है, हैवियर जो भी हैवियर कंपाउंड्स होते हैं उनके सेटलमेंट के नेचुरल प्रोसेस को हम लोग नाम क्या देते हैं, उनके नेचुरल प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं सेटलमेंट के सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप्स आपके पास में जनरली यहां से एग्जिस्ट करते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले वन बाय वन हम लोग बात करेंगे कोएगुलेशंस के बारे में। अब कौन कौन से केमिकल यूज करते हैं वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोएगुलेशन, एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखिए मैं फिर से वापस से एक पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं, जैसे जब भी हम लोग जेईई लेवल तक की बात करूंगा मैं, ठीक है, तो मैं जितना यहाँ पे करा रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वो ईएस या गेट को प्लान कर रहे हैं तो उसमें कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा रहेंगे, एडवांस लेवल के रहेंगे। जैसे अगर मैं यहीं पे बात करता हूँ तो जेईई लेवल पे कोएगुलेंट के टाइप्स तक आ सकता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बाद में गेट लेवल की तरफ या ईएस लेवल की तरफ बढ़ता हूं तो बेसिकली फ्लॉक्स की कैलकुलेशंस, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी कैलकुलेशंस, वो सब भी आता है, ठीक है, तो उसके लिए वो भी पढ़ना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो फोकस करके चल रहे हैं वो अपने जेईई एग्जाम्स को फोकस करके चल रहे हैं, तो यहाँ से आपको जितना कराया जाएगा मोर देन सफिशिएंट है, आपको किसी और सोर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी और टॉपिक को कवर करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, ठीक। तो अभी फिलहाल कोएगुलेशन से बात करते हैं। तो कोएगुलेशन में मैंने आपको क्या बताया, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ केमिकल, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ केमिकल टू द वाटर is known as coagulation, is known as coagulation, ठीक। और जो केमिकल हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे उन केमिकल्स को नाम दिया जाता है कोएगुलेंट। नेक्स्ट पॉइंट, द केमिकल्स यूज्ड, नेक्स्ट पॉइंट है द केमिकल्स यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस आर नोन एज कोएगुलेंट्स, है ना। तो जो केमिकल हम लोग यूज करेंगे उन केमिकल को नाम क्या दिया जाएगा, उन केमिकल को हम लोग नाम देते हैं कोएगुलेंट्स। ये था अपने पास में सेकंड पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट मेरे पास ये बोलता है कि पानी में टर्बिडिटी जितनी ज्यादा होगी, पानी में टर्बिडिटी जितनी ज्यादा होगी, कोएगुलेंट की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा होगी या कम होगी। देखो टर्बिडिटी कहीं ना कहीं डील करता है सस्पेंडेड सॉलिड से, और सस्पेंडेड सॉलिड्स कहीं ना कहीं हल्के होते हैं, तो बेसिकली ये सस्पेंडेड इंप्योरिटीज तो रिमूव कर रहे हैं। अब पानी में सस्पेंडेड इंप्योरिटीज जितनी ज्यादा होंगी, आपको पानी के अंदर केमिकल उतना ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, और केमिकल इनडायरेक्टली जितना ज्यादा ऐड होगा, ठीक है, तो डोज ऑफ कोएगुलेंट बढ़ गया यहाँ पे। तो डोज ऑफ कोएगुलेंट, डोज ऑफ कोएगुलेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्बिडिटी ऑफ वाटर। जो कोएगुलेंट है इसकी डोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टर्बिडिटी ऑफ वाटर के, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब इसी में एक स्टेप आगे। अब एक्चुअल में कोएगुलेशन मैकेनिज्म कैसा फॉलो करता है। देखो कोएगुलेशन में हमने जो केमिकल्स ऐड किए हैं ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को, जितनी भी नेगेटिवली चार्ज्ड इंप्योरिटीज होती है उनको न्यूट्रलाइज करता है, और न्यूट्रलाइज करते हुए जो रिएक्शंस होते हैं उसमें हैवी कंपाउंड्स बनेंगे। और एक बार अगर हैवी कंपाउंड्स बन गए, मतलब बेसिकली इसने क्या किया, इसने नेगेटिवली चार्ज आयंस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की कोएगुलेशन में। तो वो जो प्रोसेस हुआ न्यूट्रलाइजेशन का, उसको नाम दिया जाता है स्वीप कोएगुलेशन, और स्वीप कोएगुलेशन का रिजल्ट होता है फ्लोक्यूलेशन, ठीक। तो अगर मैं इसी में नेक्स्ट पॉइंट बोलता हूं तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बोलेंगे कोएगुलेंट, द कोएगुलेंट्स reacts with negatively charged impurities, negatively charged impurities to neutralize them, to neutralize them।
तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है इसको हम लोग नाम क्या देंगे? इट इज नोन एज स्वीप कोएगुलेशन। दिस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इज नोन एज, हाँ, तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम क्या देंगे? इस प्रोसेस को मैंने अभी आपको बताया, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्वीप कोएगुलेशन। ठीक, अब देखिए मैंने आपको बताया न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और हैवी कंपाउंड्स बन जाएंगे। अब कौन कौन से केमिकल्स हम लोग बेसिकली यूज करते हैं? आप बोल सकते हैं कि कौन से कोएगुलेंट हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए, इसके बारे में बात करते हैं। कोएगुलेंट के साथ में इनकी डोज कितनी होगी, डोज के साथ में हम लोग बात करते हैं कि टेस्ट कौन सा यूज करते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ कोएगुलेंट्स, टाइप्स ऑफ कोएगुलेंट्स। अब देखिए कोएगुलेंट्स में अगर टाइप की बात करूं तो सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास, दिस इज मोस्ट कॉमन, एलम। एलम टोटल 4 टाइप के कोएगुलेंट्स हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनको 3 कैटेगरीज के अंदर पढ़ते हैं। तो फिलहाल जो मेरे पास पहला है वो है एलम। देखिए वैसे तो एलम में जो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो पोटेशियम मतलब अगर हम बात करते हैं हाइड्रेटेड पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, लेकिन यहाँ पे एज ए कोएगुलेंट जो काम करता है वो पोटेशियम का यहाँ पे कोई यूज नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ एल्यूमिनियम वाला पार्ट ही पार्टिसिपेट करता है। तो हम लोग सिर्फ इसी को ही लिखते हैं, Al2SO4.18H2O। दिस इज एलम, बट ये आधा फॉर्मूला है, कंप्लीट नहीं है। इसमें पोटेशियम K2SO4 भी आता है और 24H2 आता है, एक्चुअल में वो बनता है अपने पास में टोटल कंप्लीट फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे एज ए कोएगुलेंट सिर्फ इतनी रिएक्शन होती है तो हम इसको इंक्लूड करके चलते हैं। अब ये क्या करता है बेसिकली एलम, ये पानी में जितनी भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इंप्योरिटीज है, हार्डनेस में पढ़ा था, जितनी भी बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स इंप्योरिटीज हैं ये उनके साथ रिएक्ट करता है। लेट अस सपोज कैल्शियम बाइकार्बोनेट था, इसके साथ इसने रिएक्ट किया Al2SO4.18H2O, और इससे रिएक्ट करने के बाद में इसने जो कंपाउंड्स यहां से बनाए हैं, इसने कंपाउंड बनाया है यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट नहीं बनेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, उसके साथ में कैल्शियम सल्फेट बनेगा। यस, कैल्शियम सल्फेट के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। ये कोई बैलेंस रिएक्शन नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, तो सिर्फ जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlHO3। दीज आर फ्लोक्स, ये फ्लोक्स है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जब हमने इसके साथ रिएक्शन कराया, इसका जब हमने एलम को पानी के अंदर डाला, जिसको हम कॉमनली फिटकरी बोलते हैं, उस फिटकरी को जब पानी के अंदर डाला तो इसने क्या किया, जितनी भी सस्पेंडेड इंप्योरिटीज थी कहीं ना कहीं, सस्पेंडेड इंप्योरिटीज के लिए सबसे पहले इसने पानी में जितनी बाइकार्बोनेट अल्कैलिनिटी थी या कार्बोनेट से भी रिएक्ट कर सकता है, उससे रिएक्ट करके इसने फ्लॉक्स बनाए। अब ये फ्लॉक्स क्या करेंगे, ये सारी की सारी जितनी सस्पेंडेड इंप्योरिटीज है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लो ये फ्लॉक बना, तो अब ये क्या करेगा, पानी के अंदर जितनी भी सस्पेंडेड इंप्योरिटीज होंगी उनको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये हैवी होते होते धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इस तरीके से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें शुरुआत करते हैं कि इसकी डोज कितनी होती है। डोज ऑफ एलम, देखो डोज ऑफ कोएगुलेंट एक्चुअली एलम की बजाय, क्योंकि सभी जितने टोटल हम कोएगुलेंट पढ़ेंगे सबकी डोज कितनी है, सबकी डोज है 10 से 30 मिलीग्राम्स पर लीटर, 10 मिलीग्राम्स पर लीटर टू 30 मिलीग्राम्स पर लीटर, ठीक है। डोज के बाद में टेस्ट यूज्ड। अब जो टेस्ट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं उस टेस्ट को नाम दिया जाता है जार टेस्ट। जार टेस्ट। अब देखो ये टेस्ट क्या है एक्चुअल में, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इस तरीके से अपने पास में अलग अलग बीकर या जार्स हमने लिए हैं, इस तरीके के सीरीज में काफी सारे जार्स हमने कंसिडर कर लिए, सब में 1-1 लीटर पानी है, और पानी कौन सा है, डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, वाटर सैंपल है। जिस सैंपल पे बेसिकली हमें जिस ट्रीटमेंट यूनिट में इसको यूज करना है वहां से हमने थोड़ा सा सैंपल ले लिया और अलग अलग जार में रख दिया। अब इसके अंदर 1 मिलीग्राम एलम डालो, और 1 मिलीग्राम एलम डालने के बाद इसको मिक्स कर दो, ठीक। फिर इसमें
2 मिलीग्राम एलम डालो और इसको मिक्स कर दो, इसमें 3 मिलीग्राम, इस तरीके से ऐड करना है। आपको ये देखना है किस मिनिमम क्वांटिटी पे जितनी इंप्योरिटीज थी वो सारी सस्पेंडेड सॉलिड्स वाली जितनी इंप्योरिटीज थी वो सारी फ्लॉक्स में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे देखो और ये चेक करो कि जैसे ही आपने 1 मिलीग्राम ऐड किया कि क्या सारी इंप्योरिटीज फ्लॉक्स में कन्वर्ट हुई। अगर हो गई तो डोज कितनी है 1, नहीं हुई तो एक कंसेंट्रेशन और बढ़ा दो, 2 मिलीग्राम पे आ गए। फिर देखो वो मिनिमम क्वांटिटी जिसपे सारे के सारे जितनी भी इंप्योरिटीज थी सस्पेंडेड इंप्योरिटीज ये फ्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, फ्लॉक्स बन जाएंगे। बेसिकली आप फ्लॉक्स बोल सकते हो या हैवी कंपाउंड्स बोल सकते हो, वो बन जाएंगे, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डोज। सिर्फ काम का क्या है यहाँ से, डोज काम की है और डोज सिर्फ एलम की नहीं, चाहे आयरन सल्फेट आ जाए, बेसिकली मतलब आयरन के सोल्ट आ जाए, सोडियम एल्यूमिनेट आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको नाम क्या देना है 10 to 30 मिलीग्राम पर लीटर। कौन सा टेस्ट यूज होगा, तो टेस्ट हमेशा कौन सा यूज होगा, जार टेस्ट। जार टेस्ट के बाद में अगर मैं बात करता हूं अगले पॉइंट पे, तो अगला पॉइंट बोलता है इसकी पीएच वर्किंग रेंज क्या है। पीएच वर्किंग रेंज, तो बेटा इसकी जो पीएच वर्किंग रेंज है, इसकी पीएच वर्किंग रेंज रहती है 6.5 से 8.5 के बीच में, 6.5 से 8.5 के बीच में। ठीक, यूज इसको यूज कहां पे करते हैं, अब क्योंकि एलम बहुत सस्ता पड़ता है इसीलिए हम लोग इसको ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए यूज करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, यूज भी हो गया। अब यूज के बाद में अगला क्या बना, इसकी लिमिटेशंस, कि इसकी मेजर लिमिटेशन या डिसएडवांटेज क्या है। देखो इसकी लिमिटेशन या डिसएडवांटेज इसी में छुपी हुई है, इसी रिएक्शन में, इसके बाय प्रोडक्ट्स में। कैल्शियम सल्फेट क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली इसने क्या किया, परमानेंट हार्डनेस इंपार्ट किया, पहला पॉइंट। ठीक है, अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे है CO2 गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या बनाता था, अगर आपको ध्यान हो तो वाटर के अंदर कोरोसिव एक्शन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बेसिकली ये क्या इंपार्ट करेगा, पानी में कोरोसिव एक्शन को। तो लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन है इट इम्पार्ट्स permanent hardness to water and corrosive action। परमानेंट हार्डनेस और कोरोसिव एक्शन इन दोनों को ये इम्पार्ट करता है। ठीक है, ये बनेगा आपके पास में टोटल बेसिक, मतलब हम कोएगुलेंट में एज ए एलम अगर यूज करते हैं तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म हम लोग फॉलो करके चलते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड है हमारे पास, देखो जेईई लेवल पे इतना सफिशिएंट है, बाकी अगर गेट लेवल की बात करें तो उसमें तो फिर इसके डोज कैलकुलेशंस और इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं, जिसमें फिर प्रॉपर केमिस्ट्री का यूज होता है, जिसमें मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, वो सब हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। अब अगला जो है मेरे पास में सेकंड है यूज ऑफ आयरन सॉल्ट्स। यूज ऑफ आयरन सॉल्ट्स, अब आयरन सॉल्ट्स में भी हमारे पास में दो टाइप के आयरन सॉल्ट्स होते हैं। एक होता है कॉपर एस, फर्स्ट वन इज कॉपर एस, और इसके अलावा दूसरा आता है क्लोरीनेटेड कॉपर एस। देखो इनमें नेम के अंदर कॉपर जरूर है, लेकिन एक्चुअल में ये कॉपर इनके केमिकल फॉर्मूला में नहीं है, ये आयरन के कंपाउंड्स हैं, इसीलिए इनको आयरन के सॉल्ट्स बोलते हैं। और ये आयरन के कंपाउंड्स में कौन से हैं, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट डॉट 7H2O, ये बनता है अपने पास में कॉपर एस। सेम उसी तरीके से रिएक्ट करेगा, ये भी क्या करता है, पानी में जितनी भी कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट और अल्कैलिनिटी है ये इससे रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद में सेम कंपाउंड्स इसने बनाया फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड के अलावा आपके पास में क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा। कैल्शियम सल्फेट के साथ में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बनेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। सारे के सारे पॉइंट्स कॉमन।
अगर देखो मैं यहां से बात करता हूं, सबसे पहले अगर डोज की बात करें तो डोज सेम है, कितनी बताई थी, 10 से 30 मिलीग्राम पर लीटर, सेम रहेगी चारों में, 10 मिलीग्राम पर लीटर टू 30 मिलीग्राम पर लीटर। टेस्ट कौन सा, सेम वही, जार टेस्ट। टेस्ट में क्या है, डजंट मैटर, नाम जरूर याद रख लेना, जार टेस्ट। वैसे तो मैंने आपको बताया ही है कि किस तरीके से ये परफॉर्म होता है, ठीक। पीएच रेंज, पीएच वर्किंग रेंज, इसकी जो पीएच वर्किंग रेंज है दिस इज अबव 8.5, इसको हम लोग अबव 8.5 यूज करते हैं। लिमिटेशन की बात करते हैं तो लिमिटेशन भी सेम है, इट इम्पार्ट्स परमानेंट हार्डनेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बेसिकली कोरोसिव नेचर टू वाटर, पानी में कोरोसिव नेचर भी आएगा और परमानेंट हार्डनेस भी इम्पार्ट होगी ही होगी। दिस इज कॉपर एस, ठीक। अब कॉपर एस के बाद में नेक्स्ट है आपके पास में क्लोरीनेटेड कॉपर एस। इनके यूजेस अभी बताऊंगा मैं, एक साथ ही बात करेंगे इनके यूजेस के बारे में। क्लोरीनेटेड कॉपर एस, अब क्लोरीनेटेड कॉपर एस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में जो इसका फॉर्मूला है दैट इज फेरिक सल्फेट प्लस फेरिक क्लोराइड, दोनों का कॉम्बिनेशन, फेरिक सल्फेट एंड फेरिक क्लोराइड का कॉम्बिनेशन। देखो ये बनता कैसे है, अभी तक तो हमने क्या किया, सीधा कॉपर एस उठाया, जो आयरन सोल्ट था इसको पानी में मिला दिया। ये बोलता है इसको पानी में मिलाने से पहले अगर हम लोग जो हमारा फेरिक सल्फेट है, फेरस सल्फेट, इसमें अगर हम थोड़ी सी क्लोरीन मिला दें तो अब ये क्या करता है, ये दो पार्ट्स में टूट जाएगा। मैं लिख रहा हूं, ये दो पार्ट्स में कैसे टूटेगा, ये बनाएगा फेरिक सल्फेट एंड फेरिक क्लोराइड, एक साथ दोनों बनेंगे इसके कंपाउंड्स। अब ये बोलते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है ये कब काम कर सकता है, ये काम कर सकता है अगर पीएच रेंज 8.5 अबव हो, अबव 8.5, ठीक है। ये कंपाउंड कब काम कर सकता है, जब पीएच रेंज 6.5 से बिलो हो। वैसे तो 6.5 से 3.5 में मोस्टली इफेक्टिव रहता है, बट हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो बेसिकली वाइड पीएच रेंज के लिए काम करेगा कि पानी का अगर पीएच 8.5 से ज्यादा हुआ तो ये काम कर लेगा, ये बैठा रहेगा, और अगर पानी का पीएच 6.5 से कम हुआ तो ये काम कर लेगा, ये बैठा रहेगा। अब ये कंपाउंड्स बनेंगे तो फिर ये ऐसे ही रिएक्शंस को फॉर्म करेंगे और इन रिएक्शन से बिल्कुल सेम सारे के सारे पॉइंट्स हमें ऑब्जर्व होंगे। यहां से भी अगर आपसे पूछा जाता है डोज कितनी होगी क्लोरीनेटेड कॉपर एस की, तो ये भी आपको नाम देना होगा 10 से 30 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। टेस्ट कौन सा यूज होगा, जार टेस्ट, लेकिन यहाँ पे इसकी पीएच वर्किंग रेंज, वाइड पीएच रेंज है लेस देन 6.5 एंड अबव 8.5। अब क्वेश्चन ये आता है इसमें, इनफैक्ट इसकी भी लिमिटेशन कौन सी रहेगी, यही वाली, कैल्शियम सल्फेट और CO2। इसके बाद में ये रिएक्शन तो डेफिनेटली होगी ही होगी, इसके बाद में होगी वो, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं। एक्चुअल में जो आयरन सोल्ट है, ये जो हमारी फिटकरी होती है, एलम होता है, ये उससे भी सस्ता आता है। तो आइडियली अगर सस्ता है तो इसे तो हमें ड्रिंकिंग वाटर में यूज करना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको ड्रिंकिंग वाटर में यूज नहीं करते। हम लोग आयरन सोल्ट्स को ड्रिंकिंग वाटर में यूज नहीं करते, उसके पीछे रीजन होता है आयरन। देखो आयरन ये क्या करता है, आयरन बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करेगा, और आयरन बैक्टीरियाज की वजह से जिस पाइप में से अगर पानी फ्लो करेगा, ठीक है, तो ये उस पाइप के मटेरियल को इरोड करने में, कोरोड करने में हेल्प करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से कोरोशन प्रॉब्लम आती है। तो पहला पॉइंट तो ये है, दीज आर नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, these are not used for drinking water. अब क्यों यूज नहीं करते, तो उसका रीजन है as it imparts आयरन बैक्टीरिया, इससे पानी में आयरन बैक्टीरिया आता है। ये था अपने पास में फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। अब सेकंड पॉइंट इसमें क्या बोलता है कि इसको हम लोग यूज कहां करते हैं। अब क्योंकि आयरन की वजह से आयरन का सेल्फ वेट ज्यादा होता है, हैवी होता है, तो इसके फ्लॉक्स हैवी बनते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बेसिकली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। आयरन फ्लॉक्स आर हेवियर, iron flocks are heavier and can be used
for treatment of, can be used for treatment of wastewater, treatment of waste water। ठीक है, इसी के साथ में ये बना अपने पास में आयरन सॉल्ट्स का यूज। इसके बाद में एक और है हमारे पास में जो थर्ड, इनफैक्ट थर्ड बोल दो चाहे फोर्थ बोल दो, दैट इज यूज ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। जो थर्ड हमारे पास में कोएगुलेंट है वो है सोडियम एल्यूमिनेट। तो सोडियम एल्यूमिनेट की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट में आपके पास में हम लोग सोडियम एल्यूमिनेट को यूज करते हैं Na2Al2O3, ये है सोडियम एल्यूमिनेट। ये भी आगे पानी में जितनी अल्कालिनिटीज होती हैं ये सबसे रिएक्ट करेगा, किसी से भी कर सकता है रिएक्ट। जैसे अगर मैं बाइकार्बोनेट को ही उठाता हूं तो ये इससे रिएक्ट करके कंपाउंड क्या बनाएगा, कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट। और साथ में बनेगा आपके पास में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। देखो अब ये जो है कैल्शियम एल्यूमिनेट, दीज आर फ्लॉक्स, तो ये तो फ्लॉक्स है, पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा इम्प्योरिटीज को अट्रैक्ट करके। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, क्या इसकी वजह से पानी के अंदर हार्डनेस इंपार्ट होगी? नहीं, क्योंकि देखो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी जिससे कोरोसिव एक्शन आ सकता था, ना ही इससे जो सोडियम कार्बोनेट है, क्योंकि हार्डनेस के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं है, यहाँ पे क्या है, सोडियम। तो ये मेथड जो है ये मेथड बेस्ट मेथड है। कारण क्या है बेस्ट मेथड का, क्योंकि इसकी वजह से ना तो परमानेंट हार्डनेस आती ना ही कोरोसिव एक्शन आता। तो अब आगे अगर इसमें हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले तो डोज की अगर बात करें तो सेम वही रहेगा, 10 से 30 मिलीग्राम पर लीटर। देयर इज नो डिफरेंस। डोज कभी भी पूछा जाए हमेशा आंसर क्या देना है, 10 से 30 मिलीग्राम पर लीटर, चाहे कोई भी आपको दिया जाए। टेस्ट यूज्ड ये भी सेम है, जार टेस्ट मेथड बताया था अभी आपको एलएम वाले में, वही वाला मेथड यहाँ पे भी यूज होता है। ठीक है, तो जार टेस्ट भी आ गया, डोज भी आ गई। वी अब आगे पीएच रेंज, पीएच वर्किंग रेंज। इसकी पीएच वर्किंग रेंज वही है जो एलएम की थी। एलएम की कितनी थी, 6.5 से 8.5 के बीच में, तो वही इसकी पीएच रेंज है। राइट, अब क्या रह गया, यूज। इसका यूज जो है इसको हम लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ता है। नो डाउट लिमिटेशन नहीं है इसकी, लेकिन ये महंगा है, उसको आप एक लिमिटेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसकी वजह से इट इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में आप इस मेथड को इनको यूज कर सकते हैं। ठीक, ये है आपके पास में टाइप्स ऑफ कोएगुलेंट्स। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही, जिसमें हमने कोएगुलेंट्स के टाइप्स के बारे में जाना और सेडिमेंटेशन हमारे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे प्लेन सेडिमेंटेशन एंड सेडिमेंटेशन, जो कोएगुलेंट वाला जो पार्ट था वो पूरा का पूरा अपना पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे फिल्ट्रेशन से। डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास, एज द नेक्स्ट क्लासेस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन से शुरुआत करेंगे, उसके बाद में स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, प्रेशर फिल्टर, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हैं वो सब हम लोग कवर करने वाले हैं। सो अगली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तब तक के लिए क्लास अगर आज की अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।